नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम आपको 1 घंटे के स्पेशल रिपोर्ट में अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे, खबरों का विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, सियासत के काई पोचे, जी हां, अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। सबसे पहले बात पॉलिटिक्स के काई पोचे की। कैसे सियासी पेंच आज गुजरात से लेकर हैदराबाद तक लड़ाए जा रहे हैं, दिखाएंगे। ममता के लिए ओवैसी नाम का संकट खड़ा हो गया है और आज किसान आंदोलन के 50 दिन पूरे हो गए हैं। किसानों की कितनी जीत, कितनी हार हुई, ये भी आपको दिखाएंगे। और क्यों हेमा मालिनी पर फूट रहा है किसानों का गुस्सा, उस पर भी स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं विस्तृत रिपोर्ट। आज मकर संक्रांति है, शुभ पर्व है, धार्मिक मायने हैं इसके। लेकिन इस धार्मिक पर्व के क्या सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, वो आइए आपको दिखाते हैं। कैसे अहमदाबाद से लेकर आपने पूरे भारत के देखा होगा, आज पतंगबाजी की तस्वीरें आ रही हैं। सियासी कहानी है इसमें। संक्रांति को पिलाई ली हमारी पतंग, पिलाना पड़ा हमारी पतंग को। इलाका ओवैसी का, पतंग मोदी की। नरेंद्र मोदी जी की पतंग का तो इतना डिमांड है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। 5 लाख पतंग बिक चुकी है। किला ममता का, चर्चा महागठबंधन की। लड़ाई टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो गया है। कांग्रेस और लेफ्ट, जिसको एक्चुअली प्रतिपक्ष होना था, वो थर्ड फोर्स हो गया है। गढ़ बचाने पर जोर, गढ़ बढ़ाने का शोर। I'd like to thank everybody for inviting me here today. किसकी उड़ेगी पतंग, किसकी कटेगी डोर। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। काई पोछे पॉलिटिक्स। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे। ये देखकर आप पूरा मामला तो समझ ही गए होंगे, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं। पतंगबाजी की तस्वीर आपने पूरे देश की देखी होगी, लेकिन अगर अहमदाबाद में ओवैसी की पतंगे उड़ाई जाए और हैदराबाद उनके गढ़ में नरेंद्र मोदी की पतंगे, तो मामला सियासी होगा। देखिए, हार से पहले मत हार जा रे, पतंग के निशान को, पतंग के निशान को। चल निकल घर से बेचार रे, जिंदगी की पतंग है उजारे, चल निकल घर से बेचार। अपना मांझा जबरदस्त है, दाल के पुरों को 22 तारीख को पूरे मंदी से कैंडिडेट को कामयाब करिए। अहमदाबाद के आसमान में उड़ी पतंगों ने गुजरात की सियासत में नए पतंगबाज और नए पेज की संभावनाओं को जन्म दे दिया। वहीं अहमदाबाद से दूर हैदराबाद में अब की बार पतंगबाजी से नया सियासी पैगाम दिया गया। मकर संक्रांति के दिन आसमान में उड़ी पतंग और उस पतंग के पीछे की सियासी डोर के मायने बहुत बड़े हैं, क्योंकि इस खेल में खिलाड़ी बड़े बड़े हैं। संक्रांति को पिलाई ली हमारी पतंग, पिलाना पड़ा हमारी पतंग को। नायक बोलो, तुम अपने घर से उड़ाए नहीं उड़ाए, तुम्हारे हाथ से हमारा पतंग मिल रहा था। जबानी बाजीगरी से ओवैसी तंज कसते हैं पतंगबाजी की इन तस्वीरों पर। ओवैसी की पार्टी का पतंग निशान बंगाल, उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक पहुंच चुका है। मकर संक्रांति का मौका है और गुजरात में हर छत पर हर कोई पतंग उड़ाता है, एक दूसरे की पतंग काटता है और इस पतंगबाजी का लुत्फ उठाता है। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहने वाली पतंग है वो है AIMIM के ओवैसी की पतंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे अहमदाबाद के जमालपुर में लोगों को खास तरह की ये पतंग काफी पसंद आ रही है। लोग इस पतंग को उड़ा रहे हैं। एक और जहां हैदराबाद में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पतंग उड़ रही है, तो अहमदाबाद जो कि प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, वहां पे इस बार ओवैसी की पतंग सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। जमालपुर इलाके में हमारे साथ ये लोग मौजूद है, उन्हीं से पूछते हैं ओवैसी की पतंग आप लोगों ने क्यों पसंद की? कि ओवैसी साहब का अभी बोलबाला ज़्यादा है यहाँ पर जमालपुर विस्तार में भी, यहाँ गुजरात में लॉन्च नहीं हुआ, अभी पार्टी लॉन्च हो रही है और होने वाली है। तो हर कोई ये चाहता है, कांग्रेस भाजपा यहाँ पर थी, उनसे हमको इतना अच्छा नहीं लगा, अच्छे फील नहीं हुआ। अब हम चाहते कि ये ओवैसी साहब यहाँ पर आए और हर काम अच्छे से करे और हर काम फतेह करे। बिल्कुल इनका बोलबाला है, जहाँ देखो इन्हीं की पतंग चढ़ रही है जमालपुर पतंग बाजार में, यहाँ कहीं भी देखो अहमदाबाद में, पूरे अहमदाबाद में यहाँ से 1 से 2 लाख पतंग तो इनकी यहाँ से भी बिक चुकी है ये ओवैसी साहब की पतंग। फरवरी में गुजरात में लोकल बॉडी चुनाव से पहले AIMIM चीफ ओवैसी वाली पतंग से नई फाइट दिलचस्प दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी के गढ़ में AIMIM की डोर कटेगी या दूसरों की काटेगी, बड़ा सवाल है। इसे यूं समझिए, बीजेपी की पतंग उड़ेगी, कांग्रेस की पतंग उड़ेगी, आपकी पतंग उड़ेगी, AIMIM की पतंग उड़ेगी। सियासी पतंगबाजी में खेल मुस्लिम कार्ड का है, यानी मुस्लिम किसकी पतंग काटेंगे और किसके नाम की पतंग उड़ाएंगे। गुजरात में विधानसभा चुनाव 2022 में होंगे, लेकिन उससे पहले अगले महीने होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव ट्रेलर साबित होंगे। अगर मोदी के इलाके में ओवैसी पतंगबाजी करने पहुंचे, तो ओवैसी के इलाके में मोदी पतंग की धूम है। हैदराबाद की राजनीति में हमेशा से MIM के पतंग का परचम बुलंद रहा है, लेकिन इस बार हैदराबाद के बाजारों में मोदी के नाम की पतंग की धूम है। बिहार की जीत से उत्साहित असदुद्दीन ओवैसी ने जहां बंगाल का रुख किया है, वहीं उनकी नजरें राजस्थान और गुजरात के चुनावों पे भी हैं। ये साफ जाहिर करता है कि हैदराबाद की पार्टी की नजरें अब राष्ट्रीय राजनीति में पतंग के पेंच लड़ाने की है। आपको ये तस्वीरें याद होंगी जब हैदराबाद लोकल चुनाव में ओवैसी ने पतंगबाजी वाला स्टाइल दिखाया था। अब ओवैसी के शहर में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पतंग उड़ा नहीं रही, बल्कि बांट भी रही है। आज मेरी विधानसभा में कई सारी जगहों पर छोटे छोटे बच्चों को मोदी जी की पतंग वितरित की गई है और साथ ही साथ उन तमाम बच्चों को ये कहा गया कि सावधानी से आपको पतंग उड़ाना है। हैदराबाद में मोदी की पतंग खूब उड़ रही है, लेकिन पेंच कई पार्टियां लड़ा रही हैं। डोर कई सियासी पार्टियों के हाथ में है। आप पतंग की डिमांड से समझ सकते हैं कि किसकी पतंग कितनी उड़ रही है। ये बार राजनेताओं की पतंग का बड़ा डिमांड है साहब। नरेंद्र मोदी जी की पतंग का तो इतना डिमांड है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। 5 लाख पतंग बिक चुकी है। संक्रांत आज खत्म भी हो जा रही, आज भी डिमांड है। पतंग वाली इस सियासत में वोट बैंक के हिसाब से पेच लड़ाए जा रहे हैं। जिसकी डोर में दम होगा, वही सियासी अखाड़े का सिकंदर होगा। पतंग के ऊपर एक बहुत प्यारा सॉन्ग भी है साहब। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। लेकिन एक के बाद एक राज्य के सियासी आसमान में उड़ रही AIMIM की पतंग पर नई महाभारत शुरू हो गई है। ये बिजली की तार बड़ी तेज है, कटार देगी काट के रख दिल जली रे। क्योंकि जहाँ जहाँ ओवैसी की पतंग है, वहाँ वहाँ बीजेपी के पतंगबाज विरोधियों की डोर काट रहे हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आशीष पांडे, हैदराबाद, आज तक। तो लड़ाई पूरी यही है, किसकी पतंग कटेगी, किसकी बचेगी। AIMIM के पतंग निशान की बढ़ती पहचान से कौन कौन है परेशान, देखिए। क्या AIMIM और बीजेपी में दोस्ती है? नहीं, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। क्या बीजेपी की बी टीम है ओवैसी? আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে, সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েকটাকে জোগাড় করে
বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो सऊदी ओवैसी को दौलत की बुनियाद पर खरीद सके। क्या है विपक्ष का ओवैसी संकट? भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ओवैसी की AIMIM। असदुद्दीन ओवैसी है भाजपाई तोता और वोट ध्रुवीकरण की काट की हांडी होगी फेल। बिहार में भी बहुत पुकारे, बहुत बोले, इतना बोले कि बी टीम वोट काटते हैं, ये काटते हैं, फुल्ला काटते हैं। अल्लाह इनको बता दिया कि क्या नतीजा निकला। और देखिए वहां पर भी हमारा इखलास था, हम तो तैयार थे कि आओ बात करो, मगर सबको ये तकलीफ थी कि नहीं, शेरवानी से नहीं बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। बिहार में AIMIM के उत्थान से मोदी विरोधी टीम के सियासी पतन ने ओवैसी को विपक्ष के सीधे टारगेट पर ला दिया है। महाराष्ट्र में AIMIM से विपक्ष को कम नुकसान हुआ था, लेकिन बिहार में महागठबंधन के हाथों से सत्ता फिसल गई, क्योंकि बिहार की मुस्लिम बहुल सीटों पर AIMIM ने कब्जा जमा लिया और कांटे की टक्कर में सियासी समीकरण बदल गए। ओवैसी की पार्टी भले ही किशनगंज में हार गई हो, लेकिन 5 नई सीटों पर उसे जीत मिली। इसमें से 4 सीटें कोचधामन, अमौर, बैसी और बहादुरगंज जो बंगाल की सीमा से जुड़े हुए हैं। विपक्ष ने ओवैसी को वोट कटवा मान लिया। अब जैसे जैसे AIMIM ऑल इंडिया प्लान की तरफ बढ़ रहा है, इशारा साफ है कि मुस्लिम वोट बैंक बटेगा, विपक्ष का खेल बिगड़ेगा और बीजेपी का खेल बनेगा, जो बात बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कही। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। अब इसे यूं समझिए, ओवैसी का मजबूत होना विपक्षी दलों को कमजोर कैसे कर रहा है। सबसे पहले उन इलाकों को समझिए जहां पर AIMIM सियासी जमीन मजबूत कर रहा है, यानी उन इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी है। इसे यूं समझिए, बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17% है, बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 30%, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19%, गुजरात में मुस्लिम आबादी 9.7%। सबसे पहले गुजरात में ओवैसी के प्लान को पढ़ना होगा। विधानसभा चुनाव तो 2022 में होंगे, लेकिन AIMIM की चुनावी रणनीति तैयार है। ओवैसी के लाभ से कांग्रेस की हानि पक्की। 2017 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जरिए अच्छा प्रदर्शन किया गया था, जिसके पीछे की प्रमुख वजह आदिवासी और मुस्लिम वोट बैंक को माना जा रहा है। लेकिन इस बार चुनावी मैदान में ओवैसी की पार्टी BTP के साथ गठबंधन के जरिए आ रही है, तो वैसे में आदिवासी वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की जोड़ी। ओवैसी के लाभ हानि फैक्टर की जो व्याख्या साक्षी महाराज बीजेपी सांसद ने की है, उससे तो खैर बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन किस तरह से सियासी समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, ओवैसी का क्या असर पश्चिम बंगाल में हो सकता है, ये समझना जरूरी है। देखिए, क्या वाम का वोट राम में शिफ्ट होगा? क्या बंगाल में बीजेपी बनाम ऑल की लड़ाई? क्या ओवैसी ने ममता की मुश्किल बढ़ाई? चंद महीने बाद बंगाल में चुनाव हैं, लेकिन चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बड़े तनाव में हैं। ये दावा अब तक भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, लेकिन जैसे ही TMC के सांसद सौगत रॉय ने बीजेपी को हराने के लिए सेकुलर पार्टियों को साथ आने का इशारा किया, नई चर्चा शुरू हो गई। सबसे पहले सुनिए सौगत रॉय का बड़ा बयान। Is that if the left and the Congress are genuine anti-BJP forces, they should line up behind Trinamool Congress, because Trinamool Congress under Mamata Banerjee is the only party which is fighting the divisive politics of the BJP. TMC नेता ने जो कहा उसका सियासी मतलब समझने के लिए आपको 2019 के चुनाव के परिणाम को देखना होगा। अगर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की 18 लोकसभा सीट पर कमल खिलाया, तो वजह साफ है। लेफ्ट और कांग्रेस का वोट बीजेपी और तृणमूल को शिफ्ट हुआ है।
ट्रेडिशनल लेफ्ट के वोटर 2019 में 39% बीजेपी में शिफ्ट हुए हैं। 31% टीएमसी में। कांग्रेस के वोटर 32% बीजेपी की तरफ, जबकि 20% टीएमसी में शिफ्ट हुआ है। अब लेफ्ट और कांग्रेस का वोट 2021 में बीजेपी में न शिफ्ट हो, टीएमसी यही चाहती है। तो ये करने का कारण क्या है? इसके कारण है कि लेफ्ट वोट जो है पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में वो शिफ्ट कर गया था भाजपा में, और इस बार अगर वो भाजपा में चले गए तो जैसे हम लोग कटुआ कहते हैं ना, वोट कटुआ, तो लेफ्ट खुद सरकार नहीं बना पाएगा, लेकिन वोट कटुआ हो सकता है। ये एक डर तृणमूल कांग्रेस में है, और इसके कारण ओपनली अपील कर रहे हैं कि ये ना करे। वोट डिवीजन अगर ना हो तो तृणमूल के लिए अच्छी बात है। बंगाल की सियासत में ओवैसी की एंट्री से ममता को एक साथ 2 मोर्चे पर लड़ना है। पहला, बीजेपी में लेफ्ट और कांग्रेस वोट की शिफ्टिंग को रोकना, और दूसरा, ओवैसी से मुस्लिम वोट में सेंध को रोकना। अगर राइट को बंगाल की सियासत से आउट करने के लिए ममता और लेफ्ट का गठबंधन बनता है तो टीएमसी की राह आसान हो जाएगी। लेकिन मुश्किल यह है कि ममता का राजनीतिक उत्थान ही लेफ्ट के खिलाफ है। यही वजह है कि लेफ्ट और कांग्रेस अभी टीएमसी के ऑफर को ठुकरा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नैतिक समर्थन 9 साल, और आज हम देख रहे हैं जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के लीडर एक के बाद एक भाग करके भारतीय जनता पार्टी में शरण रहे हैं। सांगठनिक रूप में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से पुष्टि दे रही है तृणमूल कांग्रेस, अगर बीजेपी को शिकस्त करना है केंद्र में तो तृणमूल कांग्रेस को बंगाल से उखाड़ के हमें निकालना है। तो राज पे किसी आदर्श पर निर्भर करके पार्टी चेंज नहीं किया ना, वो तो आज ये पार्टी कालो पार्टी किया अपना हिसाब से करता है। शोकोत्रा जब ये बात करते हैं तो अपना हिसाब से करते हैं। पहले तो कांग्रेस थे, उसके बाद चला गया, चरण सिंह का कैबिनेट का मिनिस्टर बना, कांग्रेस छोड़ के चला गया, फिर कांग्रेस में आया, फिर तृणमूल में चला गया, फिर कांग्रेस में आ गया, फिर कांग्रेस में आके क्या किया, ममता बनर्जी के खिलाफ में लड़े थे, फिर कांग्रेस से छोड़ के तृणमूल में गया। ये तो कोई आदर्श के ऊपर निर्भर करके नहीं, तो ये लोग क्या बोलेगा, क्या बात सुनेगा उनका। वहीं बीजेपी 200 प्लस के नारे के साथ टीएमसी को हराने की भविष्यवाणी कर रही है। रेल मंत्री सौगत राय ने, उनके और भी नेता इस प्रकार स्टेटमेंट दे चुके हैं। जब चुनाव आगे आ रहा है, हारने का संभावना बढ़ रहा है, तब सबको साथ लेने का प्रयास हो रही है। आज इस पार्टी का ना तो जो जनाधार है, ना संगठन का कोई नींव बचा हुआ है। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, जितने की संभावना धीरे धीरे क्षीण हो रही है। इसलिए उनकी भी कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है और सबको बुला रहे हैं। भले ही ओवैसी के बंगाल में आने के बाद बीजेपी को अपनी जीत आसान दिख रही हो, लेकिन ममता के गढ़ में ओवैसी की राह आसान नहीं होगी। बंगाली मुस्लिम और उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम 2 टाइप का मुस्लिम है। ओवैसी का वोट बेस है उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम। पश्चिम बंगाल में उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम बहुत कम है, क्योंकि वो जो 30% है उसमें 90% से भी ज्यादा बंगाली मुस्लिम जो है, उसके पहला आइडेंटिटी है बंगाली, उसके बाद वो मुस्लिम। तो इसीलिए बंगाली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी ममता जो कर रही है, उसमें मुस्लिम भी उसमें इंक्लूड हो रहे हैं, और उसमें ओबीसी भी है। तो मुस्लिम ओबीसी जो है वो ममता के वोट बैंक में जाते हैं। तो ये अभी बोलना कठिन है कि ओवैसी कितना उसमें पेनिट्रेट कर पाएंगे, और ओवैसी को ये पता है। टीएमसी की तरफ से महागठबंधन वाले मॉडल की बात बंगाल में शुरू हो गई है, लेकिन ये मॉडल कैसे तैयार होगा? क्या लेफ्ट और कांग्रेस तैयार होंगे? भले ही ममता का लेफ्ट से मन और मतभेद रहा हो, लेकिन कांग्रेस के साथ टीएमसी के रिश्ते अच्छे हैं, चाहे राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी। 2019 में कांग्रेस टीएमसी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन बंगाल कांग्रेस के लीडर्स के विरोध के चलते कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया था। अब एक बार फिर क्या यूपी की तरह पुरानी अदावत भूलकर लेफ्ट ममता और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं? ये कुछ दिन में साफ हो जाएगा। हाल के चुनाव में पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों का वोट शेयर लगातार गिरता हुआ दिख रहा है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में मिला था। तृणमूल को डर है कि एक बार फिर से वाम का वोट नरम में चला जाए। यही कारण है कि ममता बनर्जी का सुर वामपंथी दलों के प्रति नरम होता हुआ दिख रहा है। कैमरा पर्सन प्रवीण विश्वास के साथ इंद्रजीत, आज तक, कोलकाता। उत्तर भारत में सियासी पतंगबाजी देखने के बाद आइए आपको लिए चलते हैं दक्षिण भारत में। आखिर यहां पर क्या सियासी खिचड़ी पक रही है? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी
जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष और आरएसएस प्रमुख सब पोंगल मनाने दक्षिण भारत में पहुंचे हैं। आज राहुल गांधी अपना दक्षिण किला बचाने के लिए मदुरई पहुंचे तो दक्षिण के द्वार पर कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चेन्नई में रोड शो निकाला। वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने चेन्नई के मंदिर में पूजा अर्चना की। ये है पोंगल पॉलिटिक्स। तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव से बीजेपी और कांग्रेस ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने आस्था के जल्लीकट्टू में डुबकी लगाई, भोजन भजन किया और फिर तमिल के गौरव पर अध्याय पढ़ा। I am happy to see that Jallikattu is being organized in a systematic and safe way so that both the bulls and the youngsters are safe and everybody is taken care of. कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 52 सीटें जीती थी, जिसमें बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत का है। वहीं तेलंगाना में अच्छे प्रदर्शन और तमिलनाडु में AIADMK के साथ बीजेपी का गठबंधन है और बीजेपी ने दक्षिण भारत में विस्तार के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। आपको ये तस्वीर याद होगी जब हैदराबाद के लोकल चुनाव बीजेपी ने पूरी ताकत से लड़ा और रिजल्ट अच्छा आया। वैसे भी लंबे अरसे से बीजेपी की नजर दक्षिण भारत पर है, जहां 2014 और 2019 के चुनाव में मोदी की लहर बेअसर रही, लेकिन बीजेपी की नजर दक्षिण भारत जीतने पर है। जो बात आज राहुल गांधी ने तमिल के लिए कही, वही बात मोदी कई बार कह चुके हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार किसान आंदोलन के 50 दिन हो गए हैं। किसकी जीत किसकी हार होनी है फिर बात, देखते रहिए आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात किसान आंदोलन की करते हैं। हम आज आपको किसान आंदोलन के 50 दिन होने के बाद एक एक खबर बताएंगे। ये भी बताएंगे कि किसान आज क्या चाह रहे हैं और सरकार से उनकी बातचीत में मामला कहां पर पहुंचा है। देखिए, किसान आंदोलन के 50 दिन हो गए। किसानों की कितनी जीत कितनी हार। सुप्रीम कोर्ट पर क्यों नहीं किसानों को विश्वास। सरकार को ही क्यों झुकाना चाहते हैं किसान। छब्बीस जनवरी पर ट्रैक्टर परेड के लिए क्यों अड़े किसान। अब हेमा मालिनी पर क्यों भड़क रहे हैं किसान। किसान आंदोलन के 50 दिनों का पूरा सच। किसानों के इस आंदोलन के 50 दिन हो गए। दिन रात किसान डटे हुए हैं दिल्ली की सीमाओं पर। लेकिन अभी तक पूरी तस्वीर अगर इन 50 दिनों की देखी, कहां पर किसानों को मिली जीत, कहां पर करना पड़ा हार का सामना, क्या है सरकार पर दबाव बनाने का उनका आगे का प्लान, देखिए। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के संघर्ष के 50 दिन पूरे हो गए, लेकिन किसान और सरकार के बीच की खाई कम नहीं हुई है, बल्कि चौड़ी ही होती चली गई है। और अब किसान सरकार को झकझोरने के लिए तगड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी का दौर तो पिछले 50 दिनों से ही जारी है। अब किसान कृषि कानूनों के विरोध की ट्रैक्टर परेड गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर निकालने जा रहे हैं। हजारों ट्रैक्टर दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। जिस हिसाब से किसानों का आक्रोश और गुस्सा दिखाई पड़ रहा है, उससे संकेत यही मिल रहे हैं कि किसान हाल फिलहाल तो न झुकने के मूड में हैं और न ही दिल्ली की सीमाओं से उठने के मूड में हैं। पिछले 50 दिनों में किसानों ने इस आंदोलन से क्या जीता और आज वो कहां खड़े हैं, वो दिखाएं। उससे पहले आपको बताते हैं कि आगे किसानों का ये आंदोलन किस तरह से चलने वाला है।
अभी किसानों की सबसे बड़ी आपत्ति सुप्रीम कोर्ट की तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इम्प्लीमेंट किया है, कमेटी बनाई है, उसको वो तो जो है सेंटर सरकार है उसके अंडर ही है, उसके दबाव पे ही है, क्योंकि वो तो काम करेगी नहीं है। क्योंकि पहले 8 मीटिंगें हो चुकी है, उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला। जो 8वीं मीटिंग थी उसमें इन्होंने इंडिकेशन दे दिया था भी आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट से भरोसा नहीं है। किसानों की कल सरकार से 9वें दौर की बातचीत होनी है। सरकार पर भरोसा, हमें कमेटी बने सरकार पर, क्योंकि बिल जो है वो सरकार ने बनाए, बिल पार्लियामेंट से बने तो पार्लियामेंट से ही खत्म होंगे। पहले आप 18 जनवरी को महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। छब्बीस जनवरी को किसान गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। जितना समय हमारी जीत नहीं होती उतना समय हम वापस नहीं जाएंगे। और 26 तारीख को जो संघर्ष है, जो हमारे बड़े बैठे हैं, जो मैसेज देंगे, पहले हमारा काम है पंजाब से यहाँ पहुँचना, उसके बाद जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सीनियर हैं, जो मैसेज देंगे उनके हिसाब से शांति से आराम से चलेंगे। जो किसानों के खिलाफ बोलेगा उसके पुतले फूंके जाएंगे। अब किसान आंदोलन इन्हीं मुद्दों पर फोकस रहने वाला है। अब आपको दिखाते हैं कि पिछले 50 दिनों में किसानों ने क्या क्या किया है। ये अस्पताल देख रहे हैं, किसानों ने आंदोलन की जड़ें जमाने के लिए टेंट में ही अस्पताल स्थापित कर दिया है। किसानों का चेकअप किया जा रहा है। अस्पताल में पूरी फार्मेसी खोल दी गई है। साफ स्वच्छ बेड का इंतजाम है। बाकायदा वैक्यूम क्लीनर से सफाई होती है। चेकअप की सारी मशीनें हैं, यानी इमरजेंसी की सारी सुविधाएं इस अस्पताल में मौजूद हैं। ये अस्पताल सिंघू बॉर्डर पर बनाया गया है। पिछले दिनों ठंड और आंदोलन में लगातार बैठे रहने के चलते कई किसानों की मौत हुई है। उसके लिए अब ये इंतजाम कर लिया गया है। किसानों का कहना है कि अब तो ये अस्पताल टेंट में है, लेकिन आगे इसके पक्का होने की नौबत भी आई तो करेंगे। कोई हॉस्पिटल चलता फिरता नहीं है, परमानेंट बढ़िया तरीके से प्रॉपर हाइजेनिक हॉस्पिटल बना हुआ है, जो कि बस ये है कि वो बिल्डिंग में नहीं है, वो टेंट में है। अगर आप लोकल कस्बे में देखें शायद आपको इस तरह की हॉस्पिटल मिलेंगे। नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल बना है, फार्मेसी बनी है, लैब बनी है, तो सभी व्यवस्थाएं हैं। और अगर सरकार नहीं झुकेगी तो फिर पक्का भी हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा। कितने बेड का बनाया है? कितने बेड? ये 8 बेड का। क्या क्या सुविधा यहाँ पर दी जाती है? सुविधाएं सारी जो बेसिक इमरजेंसी है वो सारी क्योर की जाती है। कौन सी मशीन लगाई गई? यहाँ पे बॉडी मॉनिटरिंग है, ECG मशीन है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, और बाकी इंजेक्टेबल्स वगैरह, ड्रिप वगैरह जो चाहिए पेशेंट को, वो जो बेसिक इमरजेंसी के लिए चाहिए वो सारा कुछ है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने पिछले 50 दिनों में सरकार से कौन कौन सी बातों पर हामी भरवा ली और कैसे सरकार को झुकाने की कोशिश की, साथ ही कृषि कानूनों को लेकर क्या पॉलिटिक्स हुई। 3 दिसंबर सरकार ने आश्वासन दिया कि MSP के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। किसान बोले कानून रद्द करो। 8 दिसंबर किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद बुलाया। 25 राज्यों में बंद का असर रहा। 11 दिसंबर BKU भानु गुट की ओर से तीनों कानूनों को रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। 12 दिसंबर किसानों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए कई टोल प्लाजा फ्री करवाए। 17 दिसंबर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कृषि कानूनों की प्रतियां फाड़ी। 8 जनवरी सरकार के साथ बैठक में किसानों ने नारे लगाए, जीतेंगे या मरेंगे। 11 जनवरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार कानूनों पर रोक लगाए वरना हम लगाएंगे। 12 जनवरी सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाई और 4 सदस्यीय कमेटी बनाई। 50 दिन नहीं हो गए पंजाब ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਰੇਲ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ 50 ਦਿਨ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਤਕਰੀਬਨ 70 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ 8 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਸਾ 1 ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ अच्छे। और 50 दिन के किसान आंदोलन का नतीजा ये है कि अभी तक किसानों की कोई बात नहीं बनी है। ना तो किसान सुप्रीम कोर्ट की सुनने को तैयार हैं और ना ही सरकार की बात मानने को। किसानों ने सिर्फ एक लाइन पकड़ी है, तीनों कृषि कानून रद्द करो। सिंघू बॉर्डर से अमीषा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। आंदोलन का पूरा कैलेंडर आपने देख लिया, लेकिन इधर पहल सुप्रीम कोर्ट ने की। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी, 4 सदस्यीय कमेटी बनाई, ये सोचकर कि अब किसानों के साथ आंदोलन खत्म होगा और एक सार्थक तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन किसानों को तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी मान नहीं रखने की उन्होंने ठान रखी है, क्योंकि उन्होंने इस कमेटी के साथ सहयोग करने से साफ इनकार कर दिया है। भूपिंदर सिंह मान, एक सदस्य जो इस कमेटी में थे, वो इससे हट गए हैं। अब ये कमेटियों में ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है। कमेटी अगर बनानी थी तो पहले बना लेते, उस टाइम तक किसी ने सोचा नहीं। सिर्फ एक लॉलीपॉप है कि हाँ ये चुप हो जाए और ये अपने अपने घरों को चले जाए। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की गर्जना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हल निकालने की कोशिश की, क्योंकि ना तो किसान मान रहे थे और ना ही सरकार झुक रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून पर रोक लगाकर एक 4 सदस्यीय कमेटी बना दी और कह दिया कि ये कमेटी किसानों की बात सुनेगी। लेकिन किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के इस कमेटी को खारिज कर दिया। किसानों ने आरोप लगाया है कि कमेटी में सरकार की मिलीभगत है। किसानों ने कहा कि सरकार कान घुमाकर पकड़ना चाहती है। कमेटी में क्या हम जा रहे हैं? और कमेटी में लोग कौन है? उनको तो फैसला आ गया कमेटी का, तो उन तो कमेटी बनने से पहले अपने फैसले दे रखे 1-2 महीने पहले। तो कमेटी से ज्यादा भरोसा आपको सरकार के मंत्रियों पर? सरकार पर भरोसा, मैं कमेटी बने सरकार पर, क्योंकि बिल जो है वो सरकार ने बनाए, बिल पार्लियामेंट से बने तो पार्लियामेंट से ही खत्म होंगे। नहीं, जो कानून है सरकार ने बनाए थे। जब 8 मीटिंग हो चुकी है उसमें कोई सिट्टा नहीं निकला हैगा। सुप्रीम कोर्ट में हम जाके क्या करेंगे? जो उन्होंने कमेटी बनाई है, जो कोई भी कमेटी बनती है, कमेटी तो किसी भी कानून को ठंडे बस्ते में डालने के लिए बनती है। कमेटी बना दो, वो ठंडा हो जाएगा, आते किसान चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। हम जाएंगे 26 तारीख को, हम दिल्ली कूच करेंगे। मार्च जो होगा वो निकालेंगे ट्रैक्टरों से। आप छोटा कमेटी बना लो, आप कोर्ट में चले जाओ, ਉਹੀ ਰੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਮ ਅਦਾਲਤ ਆ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਜਾਂ खेती के माहर ਜਾਂ किसानों को लेकर नहीं बनाया गया। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਵਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਾ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾ ਕੇ ਬਗੈਰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ। कमेटी बनने की देर हुई नहीं कि किसानों ने आपत्तियों का अंबार लगा दिया। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई और 14 जनवरी को कमेटी के एक सदस्य भूपिंदर सिंह ने खुद को कमेटी से अलग कर लिया, क्योंकि भूपिंदर सिंह मान के नाम पर बवाल हो रहा था। आंदोलन कर रहे किसानों का कहना था कि भूपिंदर सिंह मान पहले ही तीनों कृषि कानून का समर्थन कर चुके हैं। सिर्फ मान ही नहीं, कमेटी के बाकी 3 सदस्यों को भी सरकार समर्थक बताकर किसान कमेटी को खारिज कर चुके हैं। लेकिन भूपिंदर सिंह मान ने कमेटी से खुद को अलग रखने के पीछे किसानों की भावनाओं को कारण बताया है और बयान भी जारी कर दिया। भूपिंदर सिंह मान ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार जताता हूं, लेकिन एक किसान और संगठन का नेता होने के नाते मैं किसानों की भावना जानता हूं। मैं अपने किसानों और पंजाब के प्रति वफादार हूं। इनके हितों से कभी कोई समझौता नहीं कर सकता। मैं इसके लिए कितने भी बड़े पद या सम्मान की बलि चढ़ा सकता हूं। मैं कोर्ट की ओर से दी गई जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। मैं खुद को इस कमेटी से अलग करता हूं। अब किसान कह रहे हैं कि भूपिंदर सिंह मान का हटना ही कमेटी पर सवाल खड़े करता है।
ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਅੱਜ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी तो और केंद्र सरकार के जो मंशा वा उस पर भी एक सवालिया निशान खड़ा करता कि इसकी एक हिसाब नाल ओदी वैधता जिहड़ी आ ओदी वैधता कोई नहीं रह जाती, उस कमेटी की कोई वैधता नहीं रह जाती। ये बात आ तो और जो भुपिंदर मान है उसने जो किसानों का विरोध है, जो देशवासियों का विरोध है, उसको देखते हुए उसने ये अपना नाम वापस लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बना दिया, कमेटी बना दी, उसको किसानों ने रद्द कर दिया। तो पूरी तरह वो जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है उसको रद्द किया है। ये सरकार की भी नैतिक हार है। अभी जब एक सदस्य ने नाम वापस लिया है तो हम तो समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की भी नैतिक हार है। भाई वे उस विचारधारा के लोग थे जो बिलों का समर्थन जो कर रहे थे, वे वही तो थे। उनको लगा कि मुझे कमेटी में नहीं रहना चाहिए तो इस्तीफा दे दिया, उन्होंने ठीक करा। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में जो 4 लोग शामिल हैं उनके नाम भी जान लीजिए। भूपिंदर सिंह मान जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, अब कमेटी से हट गए हैं। प्रमोद कुमार जोशी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान में पॉलिसी हेड रहे हैं। अशोक गुलाटी कृषि वैज्ञानिक हैं, भारत सरकार को एमएसपी पर सलाह देने वाली कमेटी के सदस्य रह चुके हैं। अनिल घनवट महाराष्ट्र शेतकारी संगठन के अध्यक्ष रहे हैं, किसानों को खुले बाजार में जाने की मांग की थी। हालांकि केंद्र सरकार अपनी सफाई में बार बार यही कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है सरकार ये नहीं चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। हेमा मालिनी ने कल एक किसान आंदोलन पर बयान दिया था। अब किसान भड़के हुए हैं, जहां उनके पुतले फूके जा रहे हैं। इधर धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देओल ने किसानों के इस आंदोलन का साथ दिया था। सवाल ये पूछा जा रहा है कि एक ही परिवार में, ये धर्मेंद्र परिवार में आखिर सबकी अलग अलग राय क्यों है? दिनों से ये किसान लोगों का ये आंदोलन चढ़ता गया, बढ़ता गया, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसका रोक लगाई है। ज़रूरी था ताकि कुछ शांत हो जाए, क्योंकि जब भी जो भी बात करने आते हैं तो वो बराबर मानने को ही तैयार नहीं है, और उनको ये भी मालूम नहीं कि उनको क्या चाहिए, इस ये बिल में क्या तकलीफ प्रॉब्लम क्या है वो भी ये समझ नहीं रहे हैं। लेकिन वो इसका मतलब है किसी के कहने पे ये लोग कर रहे हैं ना, अपने आप से नहीं कर रहे हैं। तो कितना नुकसान भी कराया पूरा पंजाब में, वो भी देखकर बड़ा खराब लगा। पूरा टावर तोड़ दिया, ये कर दिया। हेमा मालिनी का ये बयान किसानों को इतना दर्द दे गया जैसे फसल काटते वक्त हंसुए से हाथ कट गया हो। अब दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन करने उतरी पूरी किसान बिरादरी हेमा मालिनी पर भड़क रही है। हेमा मालिनी के खिलाफ अपना गुस्सा दिखा रही है। हेमा मालिनी के पुतले के साथ नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने धरने पर बैठे किसानों को लेकर सवाल उठा दिया था। अब हेमा मालिनी के बयान पर सियासत करने आम आदमी पार्टी भी आ गई है। देखिए, हेमा मालिनी जी कितना किसानी के बारे में, खेती के बारे में, कृषि के बारे में जानती हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा देश जानता है। किसान आंदोलन को लेकर अभिनेता धर्मेंद्र के परिवार में राय बंटी हुई है। धर्मेंद्र किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, जबकि हेमा कह रही हैं कि किसानों को बरगलाया गया है। वहीं धर्मेंद्र के बेटे यानी सनी देओल कह रहे हैं कि यह मुद्दा बातचीत से ही हल होना चाहिए, और इसीलिए हेमा मालिनी का बयान आंदोलन कर रहे किसानों को नागवार गुजर रहा है। आज तक इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।